उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा पर कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। संभल में हिंदू पक्षकार जहां ये दावा कर रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसके विपरीत बातें कर रहे हैं। इसको लेकर जमकर बवाल भी चल रहा है और इसी मामले को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भी भड़क गई थी, जिसमें अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस हिंसा में 5 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने कल तक किसी भी मृतक के नाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब इस मामले पर जमकर सियासत और राजनीति भी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको सभी राजनेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ संभल हिंसा से जुड़ी कुछ अपडेट्स भी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे होना था और पुलिस मस्जिद के इलाके में मौजूद थी। इसी दौरान भीड़ इस सर्वे का प्रोटेस्ट कर रही थी। जैसे ही सर्वे टीम सर्वे करने के बाद बाहर निकली तो पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की और इस दौरान पथराव किया गया। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस हिंसा के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने बताया कि हिंसा तब शुरू हुई जब सर्वे टीम अपना काम पूरा करने के बाद वापस लौट रही थी। 3 तरफ से ग्रुप थे, एक सामने, एक दाएं, एक बाएं। वे लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया ताकि सर्वे दल को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। आंसू गैस के गोले भी दागे गए, प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, ना पूरे शहर पर छा जाए तो कहना। जावेद अख्तर की ये पंक्तियां संभल हिंसा मामले को चरितार्थ करती हुई नजर आ रही हैं। संभल से निकली आग की चिंगारियों की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। संभल हिंसा मामले में सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य नेताओं ने संभल हिंसा में अपनी तीखी प्रतिक्रिया जारी की। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष वहीं इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें 4 नौजवानों की मौत हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूमीन को मग़फ़िरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी एक्स हैंडल से पोस्ट जारी किया। उन्होंने लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्यवाही ने माहौल को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सब एक साथ जुड़कर ये सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। प्रियंका गांधी ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्यवाही की, वो ये दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया है। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव
अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने संभल हिंसा प्रकरण को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल के पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा कि संभल में शांति की अपील के साथ ही यह भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद न छोड़े। नाइंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट करते हुए यूपी सरकार को नाकामयाब सरकार बताया। इस ट्वीट में भी अखिलेश यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी ना है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी वीडियो सामने आया जिसमें वो हिंसा का जिम्मेदार विपक्षियों को बताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि संभल की घटना लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा है। इस धब्बे के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो विपक्ष है। देखिए गिरिराज सिंह चौहान का पूरा वीडियो। संभल की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है और जियाउल रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया और दंगा ही नहीं कराया बल्कि सरकारी चीजों पर संविधान पर उनको भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को रोका। जो लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, मैं कहता हूं आज भारत के अस्मिता के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ। ये मुसलमानों के द्वारा तुष्टीकरण के तहत भारत के अस्मिता, भारत की पहचान हमारी खतरे में है और हम अगर ये कांग्रेस कर दिया होता तो आज मुझे जरूरत नहीं थी कि मस्जिद में भी सर्वे करने की आवश्यकता पड़ती। 24 नवंबर की सुबह संभल में भड़की हिंसा ने देखते ही देखते पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। इस हिंसा की चपेट में आने से कई युवकों के मौत होने की भी खबर सामने आई। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरिराज महाराज ने संभल की शाही मस्जिद को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए एक याचिका लगाई। ये याचिका संभल के सिविल कोर्ट में दाखिल की गई। इसके बाद कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दिया। सिविल कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन और सर्वे टीम रविवार की सुबह शाही मस्जिद के पास पहुंची। सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने के साथ मस्जिद परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई और देखते ही देखते उग्रता बढ़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागे। संभल में ताजा स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बाद से तनाव का माहौल है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस हिंसा को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जिले का दौरा करने जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी जल्द ही संभल जा सकते हैं। इसी बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर 28 नवंबर यानी गुरुवार को संभल जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो संभल जाकर तमाम तथ्यों की जानकारी स्वयं लेंगे। उन्होंने इस मामले में सामने आ रहे तथ्यों को वास्तविकता से अलग बताया है। अमिताभ ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा
शासकीय अभिलेखों में लिखे गए तथ्य और वास्तविक हकीकत में काफी अलग है। प्रथम दृष्टया इस मामले में प्रशासन द्वारा विदेश भावना से अनुप्राणित होकर तमाम कार्यवाही की गई, इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन इस मामले में लगातार कोई ना कोई अपडेट निकल कर आ रही है। कहीं इस मामले में जियाउर रहमान को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। एफआईआर से ये खुलासा हुआ कि सुहेल इकबाल को इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन कैपिटल टीवी लगातार इस मामले में आपको अपडेट्स देता रहेगा। इस मामले के साथ बाकी राजनीतिक मामलों की अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। फिलहाल आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।